पड़ेगा 20। ताकतवर होने की बात की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि 2010 का जो रिकॉर्ड है उसे हम तोड़ देंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझिए कि एक बड़ी उपलब्धि होगी। अभी ना कहीं कोई लहर दिखाई देती है, एक बैलेंस चारों तरफ दिखाई देता है कि पॉलिटिकल बैलेंस इस वक्त बना हुआ है। विपक्ष अपनी भूमिका में है, पक्ष अपने तरीके से राजनीति कर रहा है। लेकिन इस बार जो अभी जिन नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है उन्हें इतने हल्के में हम नहीं ले सकते। कह कौन रहा है आपको समझना होगा। कह रहे हैं संजय झा, कह रहे हैं सम्राट चौधरी, तो इसका मतलब यह है कि तैयारी पूरी है। उसके आधार पर सभी लोग कह रहे हैं कि हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। आज के डिबेट को हम शुरू करते हैं सीधे। मनीष पांडे प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से, आशीष वर्धन प्रवक्ता कांग्रेस से। सबका स्वागत करना चाहेंगे। तर्क क्या है, आधार क्या है, इस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। कोशिश करेंगे कि एक एक मिनट का समय सबसे पहले दिया जाए, 1 से सवा मिनट का, और उसके बाद जो बात होगी अगर कहीं कोई आपत्ति है तो आप उंगली उठाएंगे और फिर हम आप तक अपनी पहुंच बनाएंगे। मनीष पांडे सबसे पहले। मनीष पांडे, आधार क्या है, किस बेसिस पर ये आप लोग कह रहे हैं? क्या लोकसभा में लोकसभा सीटों को, जिन सीटों को आपने जीता है उस समीकरण को साधते हुए आप कह रहे हैं? और आज कैसे मिलान हो रहा है लोकसभा और विधानसभा का, खासकर बिहार के दृष्टिकोण से? क्योंकि जब लोकसभा और विधानसभा की बारी आती है तो यह कहा जाता है कि नहीं 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 साहब, दोनों अलग अलग चुनाव हैं, अलग अलग मूड से लड़े जाते हैं, अलग अलग मैंडेट जो है अलग मूड से दिए जाते हैं। हमें जरा ये बताइए इस बार कैसे चादर मिलान हो रहा है? नहीं, देखिए विवेक जी, जैसे आपने कहा कि 25 का 20 कौन, तो भाई एक बात तो बड़ा स्पष्ट नहीं कि जो 24 का 20 होगा वही 25 का 20 भी होगा। भाई अब साल भर के अंदर कौन से समीकरण बदलने वाले हैं इस पर तो हम लोग अभी पूरे चुनाव तक चर्चा करेंगे। लेकिन आप देखें ना, 24 का 20 कौन बना? बिहार में इतना हाय तौबा मचाया गया, क्या क्या बातें नहीं की गई। लगा जैसे सत्ता का सारा जो है केंद्र बिंदु बिहार है और तेजस्वी जी और लालू प्रसाद यादव और पूरा इंडी गठबंधन, लग रहा था कि बिहार से परिवर्तन की लहर चलेगी। 4 सीट पर सिमट गए। तो देखिए, कहने का मतलब मेरा यह है कि आप चाहे नैरेटिव्स कुछ भी बनाइए, आप कहानियां कुछ भी गढ़ लीजिए, लेकिन बिहार की जनता ने पिछले नेतृत्व जी के, नीतीश जी के नेतृत्व में 2005 से जिस प्रकार से अपना मैंडेट दिया, वो मैंडेट एनडीए के पक्ष में रहा, हमेशा हमेशा एनडीए के पक्ष में रहा। हाँ, एक चुनाव की बात अगर आप करेंगे तो कुछ मुद्दे थे, वो मुद्दे आए थे, उस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन 2005 से आज तक अगर देखेंगे तो 2 चीजें हैं। पहला एक यह कि नीतीश जी रहे हैं और दूसरा एनडीए का पलड़ा हमेशा भारी रहा। यह 2 विषय तो निश्चित रूप से रहा जिस पर जो आज के चर्चा का भी केंद्र बिंदु रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी वर्तमान में या 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं वह स्पष्ट है कि नीतीश जी के नेतृत्व में होने वाले हैं। और एनडीए जो समीकरण है बिहार में चुनाव के दृष्टिकोण से, जो यहाँ के शीर्षस्थ और जन नेता हैं वो आज एनडीए के साथ खड़े हैं। और यह एकता भी दिखी थी लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी जी बहुत मेहनत किए, बेचारे के कमर में दर्द आ गया, लेकिन नेता उनके साथ उड़न खटोला पे कितने घूम रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एनडीए इंटैक्ट और सारे नेता एक साथ घूम रहे थे और अपनी एकता को प्रदर्शित कर रहे थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि 2024 का जो हीरो वही 2025 का हीरो, इसमें कहां कोई संदेह है विवेक जी। ठीक है, परसेप्शन की बात आपने की और एक कहा कि एक माहौल बनाने की कोशिश, उसकी अंग्रेजी की हिंदी यही होती कि माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो चीजें लोकसभा में विपक्ष की तरफ से नहीं दिखी। हमारा जरा ये बताइए कि 400 पार वाला भी तो आप लोग कुछ कह ही रहे थे ना, 400 पार नहीं हो पाया, 300 पार नहीं हो पाया, ये सवाल उठेंगे। हाँ नहीं आएंगे, आपके पास आएंगे। हमने कहा था ना कि शुरुआती में
इसलिए हम तो अपने ज्ञानवर्धन के लिए 399 भी अगर हमको आता विवेक जी, हाँ 399 भी आता तो भी हमारे ऊपर सवाल खड़ा होता है। अब तो प्रधानमंत्री ने लाइन बता दी ना कि भाई राहुल गांधी कितने में 99 नंबर आए हैं, वो तो ठीक है अपनी तरीके से। श्रेयांश वर्धन, प्रवक्ता कांग्रेस से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार को अगर देखा जाएगा तो अभी जैसे जदयू ने विशेष राज्य का जो दर्जा मांगने की कवायद शुरू की है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से पगड़ी उतार के और उसके साथ साथ बाल उतारने का काम किया है, वो दिखा दिए हैं पूरी तरीके से समर्पण की। जदयू के नीचे ही वो चुनाव लड़ने के लिए फिर से तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों की स्थिति अभी हास्यास्पद बनी हुई है और अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दर्द समझ में आ रहा होगा जब इनके अध्यक्ष ही पगड़ी उतारने के लिए तैयार हैं सत्ता के लिए। तो अभी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। इसलिए नीतीश जी के पीछे ये लोग पिछलग्गू बनने के लिए तैयार हैं। हमारी तैयारी पूरी तरीके से फिर से उसी मुद्दे पे है। हम बिहार के विकास के लिए, बिहार के औद्योगिक विकास के लिए, बिहार में शैक्षणिक विकास के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं और इसी आधार पर, नौकरियों के आधार पर, रोजगार के आधार पर हम लोग अपने चुनाव एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे नेता बिहार में तेजस्वी जी पूरी महागठबंधन में मजबूती के साथ वो आएंगे। राहुल गांधी जी देश में नेतृत्व दे रहे हैं, नीतीश जी यहाँ पे हमारे साथ, नीतीश जी के साथ जो क्लास है उसको तेजस्वी जी बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं और संभालते रहेंगे। चलिए ठीक है। अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू से। बार बार नीतीश कुमार जी का नाम आ ही जाता है, अब क्या कीजिएगा? बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और एक बार फिर जिस तरीके से संजय झा ने कहा कि टाइगर जिंदा है, तो भरोसा तो करना होगा टाइगर पर। भरोसा तो सूबे के लोग करते हैं, तभी नीतीश जी को बार बार मौका देते हैं। अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि हमें बिहार के विकास की चिंता है, रोजगार की चिंता है। हमें तो आज तेजस्वी जी के बयान को सुनने के बाद इनकी चिंता होने लगी है विवेक जी। मैं बताता हूं कैसे। तेजस्वी जी ने कहा कि 2025 में राजद अपने दम पर सरकार बनाएगी। गौर करिएगा, राजद अपने दम पर सरकार बनाएगी, महागठबंधन नहीं। उसी वक्त से ये चिंता मेरे मन के अंदर है। मैंने तो बयान भी जारी किया कि यह जो बयान तेजस्वी यादव जी ने दिया है, हमारे लिए नहीं दिया है। यह बयान दिया है कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियों को आईना दिखाने के लिए कि तेजस्वी जी को इनकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो तेजस्वी जी तो इनका विकास नहीं होने देना चाहते हैं, ये भला बिहार का विकास कैसे कर पाएंगे? तो तब से मुझे ये चिंता घेरे हुई थी। मैंने सोचा कि डिबेट में जाऊंगा तो अपनी चिंता को आपके माध्यम से बिहार की जनता तक जाहिर करूंगा। अब चले आते हैं नीतीश जी के परिप्रेक्ष्य में। देखिए कितना कंफ्यूजन है महागठबंधन के अंदर। कभी ये स्टैंड लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से जेडीयू विलुप्त हो जाएगी, कभी ये कहते हैं कि भाजपा जेडीयू की पिछलग्गू बनकर चल रही है, सम्राट जी ने पगड़ी उतार दी, इसका मतलब सरेंडर कर दिया। अरे भाई, हमारे जो घटक दल हैं, हम सब में आपस में सम्मान का भाव है, एक दूसरे के साथ मजबूत गठजोड़ के साथ हम चुनाव में जानते हैं, तभी जनता हम पर भरोसा करती है। ये नूना कुश्ती नहीं होती है। कभी हमने नहीं कहा कि जेडीयू अपने दम पर सरकार में आ जाएगी या हमें किसी घटक दल की जरूरत नहीं है। तो ये पद्धति इनके यहाँ होती है। तो इनका जो कंफ्यूजन है लगातार घटक दलों के बीच में, ये हमारे लिए एक फायदे का सबब हमेशा बनता है, हर चुनाव में बनता है कि इनकी नूरा कुश्ती, आपस का गलत कोऑर्डिनेशन जनता देखकर सब समझती है, इसलिए कभी इनको मौका देने के विषय में नहीं सोचती है। अब आने वाले चुनाव सर पर हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव है। लालू जी की तरफ से ऐसा बयान क्यों दिया गया, मैं आपको बताता हूं। लालू जी भली बात इस बात से परिचित हैं कि उनके सुपुत्र के नेतृत्व को बिहार ने पहले ही नकार दिया है। और कैसे दावा कर रहे हैं विवेक जी? पिछली बार तो कुछ कंफ्यूजन था विधानसभा के चुनाव में, सारा परिदृश्य आपके और बिहार की जनता के सामने है। कंफ्यूजन का लाभ आरजेडी को मिल गया, कुछ सीटें ये जीत गए। लेकिन ये तो इस दम में है कि पिछली बार अगर चोरी से पास हो गए थे तो हम बहुत बड़े ज्ञानी हो चुके हैं। इस बार जब ये चुनाव में जाएंगे, एनडीए का मजबूत कुनबा होगा, निश्चित रूप से इनकी हार होनी है। और लालू जी ऐसी बातें सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि देश की सत्ता बदलेगी, प्रदेश की सत्ता बदलेगी, ताकि इनके जो नेता कार्यकर्ता हैं वो इनके साथ बंधे रहें, वरना व्याकुल हैं लोग उधर से इधर आने के लिए। अब कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाकर रखना है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। उसी बाबत इस तरह के बयान इनकी तरफ से आते रहते हैं। वास्तविकता का इल्म इनको भी है कि आने वाला जो समय है राजनीतिक रूप से इनके लिए और बुरा होगा। सशक्त गठबंधन ठीक है, बिल्कुल तैयारी करके रखिए। अगला जो हमारा सवाल आने वाला है उस कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ ही आएगा। लेकिन जरा एजाज अहमद को जरा सुनते हैं, प्रवक्ता आरजेडी से। एजाज अहमद जी, बहुत बड़ी बात लालू प्रसाद कह रहे हैं,
ये बात क्या उसी तरीके से है जो इलेक्शन में कही जाती है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक माहौल बनाने की कोशिश, क्योंकि इसके नीचे जो तर्क है वो कैलकुलेशन है, वो आप बेहतर बता पाएंगे? देखिए विवेक जी, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने जो स्थापना दिवस के अवसर पर बातें कही है और खासकर नरेंद्र मोदी के संबंध में, वो स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है, दिख रहा है। और जिस तरह से एनडीए गठबंधन के अंदर नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, ये स्पष्ट रूप से सबको पता है। और जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है, सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए, वो भी दिखता है। जबकि चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी स्वयं कहते थे मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी स्वयं कहते थे मोदी की गारंटी। आज उस गारंटी को जनता ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और बता दिया कि आपके नेतृत्व पर हमको विश्वास नहीं है, आपके गारंटी पर विश्वास नहीं है। जैसे ही चुनाव परिणाम आया, नरेंद्र मोदी यू टर्न लेकर के एनडीए सरकार, एनडीए सरकार, एनडीए सरकार का नारा लगाने लगे। और जो 10 वर्षों तक एनडीए का नाम भी, एन का नाम भी लेना पसंद नहीं करते थे, वो कहीं ना कहीं नीतीश शरणम गच्छामी हो गए। और नीतीश जी जैसे ही परिणाम आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने जो शर्तें रखी, वो कि किसी भी तरह से वो पगड़ी उतरना चाहिए, जिस पगड़ी का गुमान भारतीय जनता पार्टी करती रही है। और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, अभी जनता दल यू के नेता बोल रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके अंदर सब कुछ ठीक ठाक है? जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से एक अफसर को कहा कि मैं आपका पैर पकड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, किसी भी स्थिति में काम होना चाहिए, तो ये नूरे कुश्ती का परिणाम है। क्योंकि दोनों जो डबल इंजन की सरकार है, फीता नहीं बनवाते हैं, पीकदान नहीं उठवाते हैं, और ये कहीं ना कहीं डिरेल हो चुका है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में साझेदार बनी, उसके बाद उसने दबाव बनाना शुरू किया, और उस दबाव का परिणाम है कि अफसर काम नहीं कर रहे हैं। अफसर को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के हमको भाजन एजाज अहमद साहब, ठीक है, तो एजाज अहमद साहब ठीक है, अपनी बात आपने रख दी, लेकिन ये ठीक है, नीतीश कुमार का अपना एक स्टाइल है, हम इसे स्टाइल मानते हैं, क्योंकि पहली बार हमने नहीं देखा अपने अधिकारियों को बिहार में ऐसे ही बतियाया जाता है भाई कि हाथ पैर जोड़ते हैं आप लोग, कमवा करवाइए ना, ठीक है। सरकार का इकबाल है, वो समाप्त हो चुका है। नहीं, इकबाल, यहाँ इकबाल की बात नहीं है, ठीक है, इकबाल की बात नहीं है यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर यह है कि एक तरीका है, नीतीश कुमार का एक तरीका है, लालू प्रसाद का एक तरीका है, इस पर जनता पार्टी के द्वारा जो नहीं, इसको पॉलिटिकल डिबेट में शामिल नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार का ये तरीका हम देखते हैं। चलिए अब आते हैं उस ट्रैक पर। मनीष पांडे जी, हमें जरा आधार बताइए, कैलकुलेशन बताइए, कैसे इन सीटों को जीता जाएगा और कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, क्योंकि हम एक राउंड फिर घूमने वाले हैं और ये जानने की जो इच्छा है हमारे अंदर कुछ ज्यादा ही है। तो हम जानना चाहते हैं कि 2025 में अगर भारी पड़ेंगे, 20 पड़ेंगे, तो उसके लिए कैलकुलेशन क्या है? नहीं, कैलकुलेशन तो सब एकदम सीधा है, सपाट है, और कैलकुलेशन कोई बहुत ज़्यादा बिहार की राजनीति में, देखिए मैं बार बार कहता हूं विवेक जी कि 2005 से 90 के बाद से 2005 तक जो एक राजनीति की दिशा चली थी, उससे त्रस्त आकर बिहार वासियों ने 2005 में जो फैसला किया था, उसका एकमात्र सूत्र यही था कि जंगल राज से बिहार की मुक्ति, एकमात्र सूत्र था। और नीतीश जी ने, एनडीए गठबंधन ने, भाजपा के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उसने इसको प्रूफ किया कि बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार काम करेगी, जिसमें भाजपा शामिल रहेगी, एनडीए इंटैक्ट रहेगा, उसमें जंगल राज का कहीं कोई स्थान नहीं आएगा। और विकास के साथ साथ जंगल राज से मुक्ति, और वही सरकारें 2005 से 10 से 15, 15 से 20 वो लगातार चलती रही। और देखिए हम और जदयू यहाँ बैठे हैं, बहुत निष्पक्ष बात विवेक जी, एक मिनट रुकिए, जा सकता हर दिन हत्या हो रहा है, हर दिन अपराध। एजाज अहमद रुकिए ना, आप बीच में आपको किसी ने नहीं टोका ना, सुनने के लिए बैठे ना, सुनिए तो क्या है, प्लान सुनिएगा तब तो अटैक कीजिएगा। मिलता था ना, 18 बरस सत्ता में रहते, नहीं, प्लान सुनिएगा तब तो अटैक कीजिएगा, ऐसे खाली हवा में तीर मत चलाइए। चोरी की गई गाड़ियां, एक मिनट रुकिए, एजाज अहमद जरा रुकिए, सब बात याद करा रहे हैं बेकार का, डिरेल मत कीजिए ना, हाँ डिरेल मत कीजिए। हाँ मनीष जी, देखिए बिहार की जनता आपको अभी तक भूली नहीं है। हाँ ठीक है, नई पीढ़ियां जो होगी, जो अभी 20 साल की है, 22 साल की है, वो भले जंगल राज भूल गया,
लेकिन मास पीपुल को पता है कि नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, भाजपा जेडीयू गठबंधन की जो सरकार रही बिहार में, उसने जो काम किया, जो विकास किया, तो आपने कहा क्या समीकरण होगा? तो समीकरण सबसे पहला तो यही था, 15 साल शासन किए, एक आरक्षण नहीं दिए। ये आरक्षण की बात करते हैं, संविधान खतरे की बात करते हैं, अपने परिवार के अलावा 15 साल किसी को आरक्षण नहीं दिया। जबकि इन वर्षों में नीतीश जी के नेतृत्व में देखिए और मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार आई तो अति पिछड़ा आयोग बना, कानूनी संवैधानिक दर्जा मिला और पंचायत के आरक्षण मिले, सारे आरक्षण जातीय गणना हुआ। यह सारी चीजें जो बिहार में हुई, यह बिहार का हर वर्ग जानता है। जब डबल इंजन की सरकार आई तो बिजली जब गया विवेक जी, तो यह नहीं देखा कि दलित का मोहल्ला है या ब्राह्मण का मोहल्ला है, हर जगह सर्वांगीण विकास हुआ। तो एक तो न्याय के साथ विकास का जो मूल मंत्र रहा, जिसमें जंगल राज की कहीं कोई जगह नहीं थी, यह हमारा सबसे मूल मंत्र है और यही समीकरण है। समझ गए आप, ठीक है। 30 सेकंड का वक्त देते हैं अभी एजाज अहमद को। एजाज अहमद 30 सेकंड में खत्म कीजिए। देखिए विवेक जी, अभी हमारे दोस्त बोल रहे थे बीजेपी के बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अभी जो अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और जिस तरह से पुल पुलिया गिर रहा है, मुख्यमंत्री आवास पे गाड़ियां नहीं मिलती है, चोरी की हुई है। पिछले कार्यकाल में क्यों जा रहे हैं? अभी वर्तमान में जो किडनैपिंग होता था तो फिरौती की रकम मुख्यमंत्री के आवास पर तय नहीं होता था, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अब तो बच्चा कह रहा है। और ये गुंडे हैं किनके जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस राज्य में जहां पर बच्चियों को जीना दुर्लभ हो गया है। देखिए ये सारा जो भाषण है के साथ किस तरह से एजाज भाई, वो लोकसभा के चुनाव में आप बहुत लोगों को बरगलाने की कोशिश किए, लेकिन बिहार की जनता ने आपको मात्र 4 कांधा दिया, मात्र 4 कांधा गिन के दिया, ताकि 2025 के चुनाव में आपकी जो पार्टी की जो अर्थी है वो अपने गंतव्य तक सही तरीके से पहुंच सके। 4 से ज्यादा कम दिया, 3 भी नहीं दिया, दिक्कत हो जाती है, और 5 भी नहीं दिया, 4 से। चलिए ठीक है, यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। नहीं, बीजेपी वर्सेस जो आरजेडी, इसमें क्रिस्टल क्लियर है कि बीजेपी जिस रूट पर चल रही थी उसी रूट पर चलेगी। अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, जिस प्लानिंग की बात, जिस इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं, हम जरा उसमें गणित जरा समझना चाह रहे थे, सीटों का तालमेल समझना चाह रहे थे, या फिर जिन सीटों पर हम जीत चुके हैं, या फिर जिन नंबरों की 2010 की अगर हम बात करते हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ बासी मुद्दों को लेकर नहीं बल्कि कुछ नए मुद्दों को लेकर चलना होगा। क्योंकि तेजस्वी को हमने देखा कि तेजस्वी अपने मुद्दों से डिविएट नहीं हुए, रोजगार की बात कही, भले ही उस पर ये कहते रहे आप लोग, सभी लोगों ने कहा कि नहीं किसके सिग्नेचर से हुआ, बात भी सही है कि नीतीश कुमार के सिग्नेचर से हुआ, लेकिन जनता तक, अपने उन वोटरों तक अपनी बातों को पहुंचा रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि 15 साल और बीते 15 साल, उन सभी का लेखा जोखा लेकर कब तक? कोई नया इक्वेशन है तो बताइए। देखिए, मैं एक बात कहूंगा और मुझे लगता है कि दर्शक से लेकर आप भी इस बात से सहमत होंगे। तेजस्वी जी, उनकी पार्टी कहती है कि अगर रोजगार दिए गए, सरकार ने फैसला किया, तो क्रेडिट तेजस्वी जी का है। लेकिन जैसे ही जब ये बात कही जाती है कि अररिया में एक निर्माणाधीन पुल गिरता है आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का, भाई अभी तो चुनाव के बाद जो मंत्री हैं वो फंक्शनल हुए हैं डिपार्टमेंट को लेकर चंद दिनों के लिए। 17 महीने तेजस्वी जी उस डिपार्टमेंट में थे। तो जब ये कहा जाता है कि तेजस्वी की लापरवाही बरती होगी, तो उससे हमारे आरजेडी के साथी पल्ला झाड़ देते हैं। इसका मतलब कि अगर मलाई है तो हम दूध दे दो और खटाई है तो तुम रख लो। कहीं ना कहीं जवाब है। अरे आपको खट्टा लगा होगा, आप रुकिए ना भाई, मिर्ची भी लग रही है, आप रुक जाइए। पुल पुलिया के निर्माण में लूट किया गया, मैं आपके सामने रखता हूं विवेक जी, आप इस बात को मानेंगे। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का रूप दिया। एजाज जी जरा रुक जाइए, आप दूर बैठे हैं, एजाज अहमद जरा दूर बैठे हैं, एक मिनट रुकिए, रुक जाइए भाई। अरे अपने असली आचरण से, नहीं आचरण पे मत जाइए, आइए फोकस कीजिए। हाँ, आचरण पे मत जाइए। अरे आचरण तो अरे छोड़ दीजिए, देखिए कहा ना आपको ऐसा कुछ बोल देंगे, फिर लीजिए हम सभापति महोदय जैसा शांत कराएंगे आप। अरे रुकिए भाई, एजाज अहमद जरा रुकिए, आपका भी रोल वही हो गया है। हाँ नहीं अभिषेक, एक बात आपको बताता हूँ, काफी सम्मान वाला रोल है। 2010 में हमारा परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा है। नहीं, 2010 में हमारा रोल बड़ा अच्छा रहा, और दूसरा की जनता ने हमको इतनी सीटें जिता कर दी। अभी जो 2024 के विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें 243 सीटों में 24 में विधानसभा नहीं हुआ, पहले ही 176 सीट्स पर लीड किया। समझिए 176 सीटों पर हमने अभी लीड किया कर लिया, 177 सीटों। जब हम 176 पर इस 177 सीटों पर लीड किया, तो
हाँ, और जो हमारे पास 2020 डाटा का है भी उसके चर्चा कर हिसाब दीजिए से ना। आउट ऑफ 243 177 सीट्स पर हमारी लीड है। तो विवेक जी हमको थोड़ी मेहनत और करनी है, इस आंकड़े को 200 के पार पहुंचाना है हमको बिहार के अंदर। तो आज स्थिति दूसरी आरजेडी के अंदर चिंता क्यों है? देखिए, इनकी समीक्षा बैठक की जो खबरें हम तक भी पहुंचती हैं, इनको सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है कि भाई इतनी सीटों पर ये ऑलरेडी पीछे रह चुके हैं। विधानसभा, लोकसभा के सब कुछ स्क्रीन पर मत खोल दीजिए। उनकी समीक्षा बैठक में कितने लोग कल से वही सब ढूंढने लगेंगे। हेडलाइंस में चल रहा है कि विधायकों को हिदायत दी गई है कि आप लोगों ने मिलकर हमको चुनाव हरवाया है। लेकिन ये भी हिदायत दी कि तेजस्वी ने कहा है कि अगली बार टिकट वही लोग मांगने आए जो जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ काम किया हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, समय की समाप्ति होती है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी 25 में वक्त तो दिखता है, लेकिन पॉलिटिकल तैयारियां बहुत तरीके से, जोरदार तरीके से चल रही हैं। इंतजार कीजिए, बहुत सारी अच्छी, बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। और जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, हलचल तेज होगी। शुक्रिया।